नमस्ते, मैं राजेश कुमार काजला, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स अंडर द एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने तीन टॉपिक को लिया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो हमने जो बात करी थी वो इंसुलेटर के बारे में बताया था, उसके बाद में हमने बात करी थी कंडक्टर की। तो कंडक्टर का कुछ पार्ट हमारा अधूरा रह गया था। कंडक्टर के हमने बात की थी कि जो भी मेटल्स, जनरली मेटल्स आते हैं वो किस में आते हैं, कंडक्टर के अंदर आते हैं। उसका एक बेसिक रीजन है कि उनका, एक तो हम बात करते हैं पैकिंग फैक्टर की, और दूसरी बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो वो ये आ सकते हो कि कंडक्टर के बाद में धीरे 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 वो कहाँ चला जाएगा, इंसुलेटर वाली कंडीशन में चला जाएगा। जैसे हम वुडन के पीस की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के दूंगा। मान लीजिए एक वुडन का पीस है, तो हमने ये बताया था कि हम, मान लीजिए हम दो टाइप से बात करते हैं, एक तो हीट के द्वारा और एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो ये वुडन का पीस है, हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। हीट देने पर क्या होगा, ये जो पार्ट है जहां पे जो इसके नजदीक टच में आ रहा है, ये हीट को लेगा, और हीट को लेने के बाद क्या होगा, यहां पे जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एक्वायर तो कर लेंगे, लेकिन बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से या उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो नेक्स्ट लेवल तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करने का मतलब है कि ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और इनका लेवल अपना फुल हो जाता है, और ये आगे वाली क्लास के अंदर, हाइजर लेवल के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, और ये वुडन का पीस है, लास्ट में क्या हो जाए, जल जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है हीट के द्वारा, उसके पास अपनी पूरा एनर्जी लेवल फुल हो जाता है, और यहां से लास्ट में ये हो सकता है कि ये बर्न हो जाए, और जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर सपोज करो ये वुडन का पीस नहीं होकर के अगर मेटल का पीस होता, ये मान लीजिए सपोज करो आयरन का पीस है, अब क्या होगा, आयरन के पीस के अंदर वाली कंडीशन ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे इसको हीट देना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये एक्साइटेड कंडीशन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड कंडीशन में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेकर के नेक्स्ट क्लास को देगा, उसके बाद में यहाँ से एनर्जी लेकर के नेक्स्ट क्लास को देगा, और फिर यहाँ से लेकर के नेक्स्ट क्लास को देगा। अब ऐसा नहीं है कि वुडन का या मेटल का कोई भी पीस है वो खुद मूवमेंट करता है। मूवमेंट कौन करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कब करते हैं, जब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है तो वो ये मिनिमम एनर्जी है जो हमने बताया था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये आपकी E की वैल्यू है, और n की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो जितनी जितनी नंबर ऑफ बढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, यहाँ पे दिया और डोनेट करके वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है नेक्स्ट लेवल का, और ये वापस एनर्जी स्टोर करता है, और इस प्रकार से ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे कहाँ आएगी, जहाँ पे हीट हमारी सबसे फर्स्ट पार्ट में जो इंटर होती है, इस लोकेशन के अंदर, इस पोजीशन में जब इंटर हुई तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इस पोजीशन में रहेगी, और धीरे धीरे यह एनर्जी इस लास्ट कॉर्नर तक पहुंचेगी। ये तरीका है पहुंचने का। अब हमें जनरली ये होता है, जैसे आप किसी आयरन की रोड है उसको आप गर्म करते हो, तो गर्म करते हो तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद में आपने जहाँ से उसको पकड़ रखा है
वो भी क्या है पार्ट गर्म होना स्टार्ट होता है। ये सारा का सारा प्रोसीजर ये है। यानी उसके पास एक समय ऐसा आता है कि ये सारे के सारे जितने भी लेवल्स हैं उनके पास एकदम बराबर मात्रा में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं आयरन की, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, कम से कम 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर हम दे दें, यानी उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, इस पूरे ब्लॉक के अंदर इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये ना बाद में किसी भी कोई इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ट्रांसफर करना था, जितनी इसको एनर्जी एक्वायर करनी थी उसने एक्वायर कर ली, और उसके बाद में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर एक टॉपिक जो आता है वो इसी का ही पार्ट है। रेजिस्टेंस की। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि सबसे अच्छा जो रेजिस्टेंस है वो किसको मानते हैं, सिल्वर को मानते हैं। उसके बाद में आपका जो नंबर आता है वो कॉपर का आता है। उसके बाद में आप आयरन लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, गोल्ड भी लिख सकते हो। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इसमें एक जो पार्ट आती है गोल्ड को लेकर के, आप जनरली कहीं भी किसी भी बुक्स के अंदर अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो अगर गोल्ड का मेंशन किया हुआ है तो उसके साथ टेम्परेचर जरूर मेंशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर हमने लिया, तब इसकी ये मान लीजिए यहां वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गोल्ड क्या करता है, वेरी करता है, ये ऊपर नीचे इस प्रकार से। ऊपर जाने की संभावना कम है, इसको नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर सबसे जो मेन फैक्टर रोल करता है वो रेजिस्टेंस रोल करता है। रेजिस्टेंस ये कह सकते हो आप किसी चीज में रुकावट, एक बैरियर की तरह काम करता है वो, और वो डिपेंड करता है इन मेटल्स के ऊपर कि वो मेटल हमने कौन सा लिया है। तो गोल्ड के अंदर क्या होता है, गोल्ड को जैसे मैंने मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर रहा था, किसी का 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। गोल्ड को हम जैसे बात करें, अगर प्योर गोल्ड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 24 कैरेट्स की हम बात करते हैं, ये 24 जो कैरेट गोल्ड है वो बहुत ही जल्दी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब जब लिक्विड फॉर्म में आने का मतलब है, पहले तो ये एक पीस की तरह था और उसके बाद में क्या हो गया, लेयर हो गई। लेयर जैसे ही मेल्टिंग हुआ इसका, अब इसके अंदर से जब हम करंट को फ्लो करेंगे, इसके अंदर जब हम करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसको डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर देर करनी पड़ेगी। पहले तो ये एक पीस की तरह था, फिर उसके बाद में इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ज़्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। करंट को फ्लो किया तो यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आने की वजह से जब भी हम बात करते हैं टेबल के अंदर, तो हम, क्योंकि जनरली आसपास इनका सबका मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता, लेकिन गोल्ड का बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी अगर लिस्ट देखते हो तो ऊपर टेम्परेचर के बारे में ज़रूर लिखा रहेगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है वहाँ पे रूम टेम्परेचर भी लिखा हो, रूम टेम्परेचर के बारे में भी लिखा हुआ हो। तो ये बैरियर की तरह काम करते हैं सारे के सारे।
अब टेम्परेचर के बारे में हम एक चीज और जानो आप, जैसे बिहेव कंडक्टर करता है सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा और चेंज होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहां ये मान सकते हो कि टेम्परेचर किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर में आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, साथ साथ में बढ़ता रहता है। सेकंड पार्ट में आ जाओ, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर को यहां क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज। ये दोनों बहुत अच्छे फैक्टर हैं समझने के लिए। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कंडीशन सिर्फ कंडक्टर के लिए लागू है। अगर आप ये सेमीकंडक्टर के अंदर बात करोगे तो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डाउन होता है। क्यों होता है वो आगे जब अपन सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो कंडक्टर की बात समझ में आई। जितने भी आपके ये क्या कह सकते हो, इसको सॉलिड कह सकते हो, सॉलिड है, मेटल्स है, या पैकिंग फैक्टर की बात कर सकते हैं। पैकिंग फैक्टर जिनका अच्छा हो, मेटल्स हो, वो सारे जनरली लगभग किस में आते हैं, रेजिस्टेंस क्या आ सकता है, ये इनका लगभग लगभग क्या रहता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ। सबसे अच्छा कौन सा होता है, सिल्वर को मानते हैं कंडक्टर। गोल्ड को हम वेरी करते हैं। गोल्ड को अगर कहीं भी लिस्ट के अंदर लिखा जाता है, टेबल के अंदर लिखा जाता है, तो वहां पे टेम्परेचर को साथ में मेंशन किया जाता है, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर गोल्ड वेरी करता है ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गोल्ड मूवमेंट करता है नीचे की तरफ और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता रहता है। इस वजह से हम रेजिस्टेंस के अंदर बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है अपना वो सेमीकंडक्टर आता है। हमें सेमीकंडक्टर की नीड क्यों पड़ी, और जनरली हमारी अर्थ के ऊपर डायरेक्टली ऐसे कौन से सेमीकंडक्टर हैं जो हमें मिल जाते हैं। उसमें दो नाम आते हैं, एक तो जर्मेनियम और एक आता है सिलिकॉन। उसके अलावा बाकी जितने भी हम सेमीकंडक्टर हैं वो मिक्सिंग करके बनाते हैं। और हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, जो हमने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप करंट फ्लो करोगे, और वो ज़रूरत भी है, जैसे भी आप करंट फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होगी। आप नॉर्मली कोई भी वायर यूज़ करते हो घरों के अंदर, और जब आप उसमें से करंट फ्लो करते हो तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद में, कुछ टाइम्स के बाद में वो वायर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। अगर आप वही चीज़ कंटिन्यू करते हो तो हो सकता है हीट की वजह से वहाँ पे वो तार बर्न होकर के टूट भी सकता है। वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए जनरली अमूमन ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई, और हमारे को कुछ ऐसे सिस्टम्स भी जनरेट करने पड़ते हैं जिसके अंदर हमारे को उसमें 24 आवर्स कंटिन्यू उसमें से करंट पास करना है।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे को जो सेमीकंडक्टर का जो जनरेशन है, सेमीकंडक्टर को यूज़ करने वाली जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टीज़ है सेमीकंडक्टर के अंदर, जो खास प्रॉपर्टीज़ होती है वो ये होती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इसमें बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस डाउन होता रहता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से आज के टाइम सेमीकंडक्टर का यूज़ ज़्यादा होने लग गया एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो ये हो गया आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अर्थ के अंदर इजी वे में मिल जाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, होता क्या है, कोई भी कार्बन का बॉन्ड है, कोई भी कार्बन का बॉन्ड है तो वो इस प्रकार से बना हुआ होता है। इसका खुद का हो गया इलेक्ट्रॉन्स, वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाता है इस प्रकार से। ये क्या है, एक तरह से बॉन्ड बनता है। ये एक तरह से क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है। कई बार ये बॉन्ड कंप्लीट होता है और कई बार ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का जो पार्ट है किसी के साथ में अगर टच हो रहा है, अब मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और जब हम जिसके साथ भी हम इसको मिक्सिंग कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग करने के कारण क्या होता है, अगर मान लीजिए जिस चीज़ के साथ भी मिक्सिंग कर रहे हैं वो थर्ड ग्रुप की हो सकती है, फिफ्थ ग्रुप की भी हो सकती है, अगर थर्ड ग्रुप के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल हैं। तो 3 बॉन्ड तो ये कंप्लीट बन जाएंगे और चौथा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ ये जो बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे ये स्पेस बना रहेगा, यानी इसको इजी वे में हम इसको जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्या होता है, वीक पॉइंट जहाँ पे होता है वहीं अटैक होता है ज़्यादा। तो जब ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा तो ये सबसे क्या होगा, इसका वीक पॉइंट होगा। अब सेमीकंडक्टर में हम मिक्सिंग किस प्रकार की करते हैं, किसके साथ करते हैं, कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जैसे हम जनरली थर्ड ग्रुप की और फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिसमें किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया जिसके अंदर कंप्लीट 3 तो बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं और चौथा बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये बॉन्ड भी कंप्लीट करेगा और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है। तो सारी की सारी जो मेन चीज़ निर्भर करती है वो इस होल के ऊपर या और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर निर्भर करती है। वो हम अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।